गुड मॉर्निंग बच्चों लास्ट लेक्चर में अपन ने इकोलॉजी वाली यूनिट स्टार्ट की थी और उसमें एक लेक्चर अपन पढ़ चुके हैं। और इकोलॉजी की ब्रांचेज या अपन कह सकते हैं इकोलॉजी के टाइप संगठन के स्तर के आधार पर ऑटो इकोलॉजी या स्व पारिस्थितिकी और सिन इकोलॉजी या सम पारिस्थितिकी का अध्ययन अपन कर चुके हैं। आज बच्चों अपन पढ़ते हैं पारिस्थितिकीय पदानुक्रम, इकोलॉजिकल हायरार्की, पारिस्थितिकीय पदानुक्रम। तो देखो बच्चों, लास्ट क्लास में अपन संगठन के विभिन्न स्तर देख चुके हैं। छोटे से लेकर बड़े तक अपन संगठन के विभिन्न स्तर देख चुके हैं। अब पारिस्थितिकीय अध्ययन के लिए वो स्तर कौन कौन से हो सकते हैं और छोटे से बड़े स्तर की ओर अपन बढ़े तो ध्यान देंगे बच्चों। जीव या ऑर्गेनिज्म, ये पारिस्थितिकीय अध्ययन के लिए मूलभूत अवयव है। जीव, ठीक है। एक जैसे या समान जाति के जीवों के मिलने से बनती है समष्टि। क्या बनती है बच्चों? समष्टि या पॉपुलेशन। फिर एक दूसरे पर आश्रित, परस्पर संबंधित, परस्पर क्रियाशील समष्टियों के मिलने से बनता है समुदाय। कम्युनिटी, ठीक है। फिर कम्युनिटी से आगे देखें तो बच्चों पारितंत्र या इकोसिस्टम। फिर पारितंत्र से बड़ी इकाई जैसे अगर अपन देखते हैं तो दृश्य भूमि, दृश्य भूमि या लैंड स्केप, लैंड स्केप। ओके। फिर लैंड स्केप से बड़ा है बच्चों जीवोम, इसको इंग्लिश में कहते हैं बायोम। और बायोम से बड़ा जो पद है वो है बच्चों जैव मंडल या बायोस्फीयर। क्लियर? तो अगर अपन एनवायरमेंटल कंडीशंस, पर्यावरणीय दशाओं के अनुसार हम पारिस्थितिकी का अध्ययन करें तो ये बच्चों अपन विभिन्न स्तर मान सकते हैं। और छोटे से लेके और बड़े से बड़े स्तर को अपन ने क्रमबद्ध कर दिया। जीव, फिर समष्टि, फिर समुदाय, पारितंत्र, लैंडस्केप, बायोम, जैव मंडल। तो ये जो क्रमबद्ध रूप से इनको रखना, इसी चीज को अपन कहेंगे बच्चों पारिस्थितिकीय पदानुक्रम या इकोलॉजिकल हायरार्की। आप ध्यान देना, अगर बात की जाए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो अपनी एनसीईआरटी में लिखी हुई है। मूलभूत रूप से पारिस्थितिकीय अध्ययन के लिए जीवीय संगठन के 4 ही स्तर हैं। फंडामेंटली अगर अपन देखें किस काम के लिए? इकोलॉजिकल स्टडी के लिए, पारिस्थितिकीय अध्ययन के लिए। तो जीवीय संगठन के स्तर बताए गए हैं बच्चों 4। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मूलभूत रूप से पारिस्थितिकी अध्ययन हेतु जीवीय संगठन के कितने स्तर हैं? 4। कौन कौन से? ध्यान दो। जीव, समष्टि,
समुदाय और बायोम या जीवोम, ये चार मूलभूत रूप से जीवीय संगठन के स्तर बताए गए हैं। अब बच्चों में इनके बारे में जो वर्गीकीय पदानुक्रम के सातों स्टेप अपन ने लिखे हैं, इनके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूं, फिर आगे अपन पढ़ते हैं। देखो बच्चों, एक एक चीज की अपन बात करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले अपन देखते हैं ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म जीव, या इसको इंडिविजुअल जीव अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि साहब व्यष्टि जीव, एक अकेला। तो बच्चों ऑर्गेनिज्म जो होता है ये मानी गई है पारिस्थितिकीय अध्ययन की फंडामेंटल यूनिट, मूलभूत या आधारभूत इकाई, मूलभूत या आधारभूत इकाई। और बच्चों ये जो जीव होता है, ये जीव अपने आप को वातावरणीय दशाओं के अनुसार, भाई अगर अपन बात करें, अपने को पढ़नी है इकोलॉजी, माना अपने को पारिस्थितिकी अध्ययन करना है। किसका करना है? एक ऑर्गेनिज्म का करना है, एक जीव का करना है। तो बच्चों ऑर्गेनिज्मिक लेवल पर, एक जीव के स्तर पर क्या पढ़ते हैं अपन पारिस्थितिकी में? वातावरणीय दशाओं के अनुसार जीव का रूप, उसकी कार्यकी, उसका व्यवहार, जीव का वितरण, जीव के अनुकूलन, ये सभी चीजें हम बच्चों किस स्तर पर पढ़ते हैं? जीव के स्तर पर पढ़ते हैं। किस काम के लिए? पारिस्थितिकीय अध्ययन के लिए। ठीक है, तो ये तो वर्गीकीय पदानुक्रम में कहानी हो गई किसकी बच्चों? जीव की। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन या समष्टि। अब ये पॉपुलेशन या समष्टि क्या होती है? देखो बच्चों, दिए गए क्षेत्र में, किसी गिवन एरिया में, दिए गए क्षेत्र में एक निश्चित जाति के जीवों का समूह, किसी दिए गए क्षेत्र में एक निश्चित जाति के जीवों का जो समूह होता है, उस समूह को ही बच्चों क्या कहेंगे? हम पॉपुलेशन कहेंगे। आगे बात समझ में? नेक्स्ट, थर्ड, समुदाय या कम्युनिटी। समुदाय या कम्युनिटी। अब देखो बच्चों, समुदाय या कम्युनिटी क्या है? तो ध्यान दो, एक निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियों का समूह। एक निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियों का, स्पीशीज का समूह, जो एक दूसरे पर आश्रित व परस्पर क्रियाशील होती है। मतलब जातियों का ऐसा समूह समुदाय बनाएगा, या जातियों के ऐसे समूह को समुदाय कहेंगे जो जातियां आपस में एक दूसरे पर आश्रित हो, पारस्परिक क्रियाएं करती हो। तो एक दूसरे पर आश्रित व पारस्परिक क्रियाएं करती है। जैसे पारस्परिक क्रियाओं के अगर अपन उदाहरण देखें, परभक्षण है, परजीविता है, सहोपकारिता है, सहभोजिता है। तो बच्चों ये सब क्या हो गई?
परस्पर संबंधित जातियों के बीच में पारस्परिक क्रियाएं हो गई। और ये पारस्परिक क्रियाएं हमको किस में देखने को मिलेगी? समुदाय में देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि समष्टि में तो अपन बात ही एक ही जाति की करते हैं। आगे बात समझ में? तो वर्गीकीय पदानुक्रम के जो 3 स्तर हैं, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन और समुदाय, ये 3 चीजें बच्चों मैंने आपको समझा दी है। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, पदानुक्रम का अगला पद है, स्तर है पारितंत्र या लैंडस्केप, सॉरी पारितंत्र या इकोसिस्टम। देखो बच्चों, अब ये पारितंत्र क्या होता है? तो पारितंत्र में अब तक अपन ने एक जीव, एक जाति के जीव, परस्पर संबंधित जातियों के जीव, अब यहां पर अपन क्या कहेंगे? पारितंत्र मिलकर बना हुआ होता है समुदाय प्लस उस समुदाय का फिजिकल एनवायरनमेंट, भौतिक पर्यावरण। तो समुदाय और उसका भौतिक पर्यावरण, ये मिलकर बच्चों क्या बनाते हैं? पारितंत्र बनाते हैं। अब पारितंत्र में रहने वाले समुदाय के जो जीव हैं, पारितंत्र में रहने वाले जो समुदाय के जीव हैं, तो ध्यान दो बच्चों, जीवों तथा उनके पर्यावरण के बीच एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का आदान प्रदान, और साथ में साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, खनिजों का चक्रण, ये काम बच्चों चलता रहता है। तो समुदाय और उसका भौतिक पर्यावरण दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा? पारितंत्र बन जाएगा। और उस पारितंत्र में जीवों और उनके पर्यावरण के बीच क्या होगा? ऊर्जा का आदान प्रदान भी होगा और पोषकों का चक्रण भी होगा। क्लियर? नेक्स्ट आगे अपन देखते हैं बच्चों, लैंडस्केप या दृश्य भूमि। लैंडस्केप या दृश्य भूमि। अब देखो बच्चों, ये जो लैंडस्केप है, दृश्य भूमि है, इस दृश्य भूमि को अपन प्राकृतिक सीमाओं युक्त भूभाग मान सकते हैं। नेचुरल बाउंड्री युक्त क्या मान सकते हैं इसको? भूभाग। प्राकृतिक सीमाओं युक्त भूभाग जिसमें मोज़ेक नुमा टुकड़े या जमीन के भाग मिलते हैं, जो कि इकोसिस्टम को दर्शाते हैं। वो मोज़ेक नुमा भूभाग जो होते हैं वो बच्चों किसको दर्शाते हैं? इकोसिस्टम को दर्शाते हैं। ये परिभाषा हो जाएगी किसकी? दृश्य भूमि की। अब आगे अपन देखें तो बच्चों, बायोम या जीवोम। बायोम या जीवोम। अब बायोम क्या है? बायोम जो है, ये बायोम बच्चों एक बड़ी क्षेत्रीय इकाई होती है। बायोम एक क्या होती है? लार्जर रीजनल यूनिट होती है, बड़ी क्षेत्रीय इकाई होती है। और उस बड़ी क्षेत्रीय इकाई की विशिष्ट जलवायवीय परिस्थितियां होती है। उस बड़ी क्षेत्रीय इकाई की बच्चों क्या होती है? विशिष्ट जलवायवीय परिस्थितियां होती है। और उन विशिष्ट जलवायवीय परिस्थितियों के कारण ही वहां का जो फ्लोरा होता है, वनस्पति जात होता है,
वो विशिष्ट होता है, मतलब वहां के पेड़ पौधे विशिष्ट होते हैं और उस फ्लोरा से रिलेटेड ही वहां पर क्या पाए जाते हैं, जंतु जात, फ्योना। मतलब आप तो सिंपल भाषा में ऐसे समझ लो, एक लार्जर रीजनल यूनिट, एक बड़ी क्षेत्रीय इकाई जो किससे पहचानी जाती है, अपनी विशिष्ट वनस्पतियों से पहचानी जाती है। वहां की वनस्पतियां विशिष्ट होती है, किसकी वजह से, विशिष्ट जलवायवीय परिस्थितियों की वजह से। अब जैसी वनस्पतियां वहां पर पाई जाएगी, उन्हीं के अनुसार उन पर आश्रित जीव जंतु पाए जाएंगे। क्लियर? ये कहानी किसकी हो गई बच्चों, बायोम की। और लास्ट जो है, लास्ट बच गया बच्चों बायोस्फीयर या जैव मंडल। अब बायोस्फीयर या जैव मंडल को अपन क्या मान सकते हैं, एक लाइफ सपोर्टिंग जोन मान सकते हैं। लाइफ को सपोर्ट करने वाला, जीवन को बढ़ावा देने वाला क्षेत्र, जिसमें पृथ्वी के सभी बायोम शामिल होते हैं, जिसमें पृथ्वी के सभी बायोम शामिल होते हैं, वो बच्चों क्या कहलाएगा, बायोस्फीयर या जैवमंडल। या ऐसे मान लो जहां पर भी जीवों के रहने की संभावना हो सकती है, वो सब बच्चों क्या है, जैवमंडल। तो इस प्रकार से वर्गीकीय पदानुक्रम के जो ये विभिन्न पद हैं, इस तरह है, इनको बच्चों मैंने एक एक को आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर मूलभूत रूप से बात की जाएगी तो पारिस्थितिकीय अध्ययन हेतु जीवीय संगठन के 4 ही स्तर बताए गए हैं, वो आपको पता होने चाहिए। कौन कौन से हैं, ऑर्गेनिज्म या जीव, पॉपुलेशन या समष्टि, कम्युनिटी या समुदाय, और बायो या जीवोम। ये 4 ही बताए गए हैं, 7 को अपन ने परिभाषित कर लिया है। तो बच्चों अब आओ अपन बढ़ते हैं पारिस्थितिकीय अध्ययन की ओर, जिसमें जीव और उसके पर्यावरण की अपन पहले बात करेंगे। उसके बाद में इसी चैप्टर में आगे की तरफ अपन जीवों के बीच पारस्परिक क्रियाओं की बात करेंगे। भाई जैसे आपने इकोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी थी, उस डेफिनेशन में क्या बताया गया था इकोलॉजी को, एक ऐसा विषय जो जीवों के बीच में या जीवों में आपस में होने वाली पारस्परिक क्रियाओं और जीवों और उनके पर्यावरण के बीच होने वाली पारस्परिक क्रियाओं के अध्ययन से संबंधित है। तो पहले अपन जीव और उसके आसपास पाए जाने वाले पर्यावरण के घटकों को समझते हैं, फिर वो उन पर्यावरण के घटकों से कैसे पारस्परिक क्रिया करता है उनको समझते हैं। उसके बाद बच्चों अपन जीवों की आपस की बात करेंगे। तो इस चैप्टर में मेनली जो फोकस रहेगा वो जीव और ऐसे मान लो पॉपुलेशन के लेवल पर रहेगा। पर्यावरण की भी बात करेंगे और आपस में पारस्परिक क्रियाओं की भी बात अपन करेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, जीव व उसका पर्यावरण, ऑर्गेनिज्म एंड दियर एनवायरमेंट, जीव और उसका पर्यावरण। अब ध्यान देंगे बच्चों, अगर जीवीय स्तर पर अपन बात करें किसकी, इकोलॉजी की, किसके लेवल पर, एक जीव के लेवल पर, ऑर्गेनिज्मिक लेवल पर, जीवीय स्तर पर पारिस्थितिकी क्या है बच्चों, कार्यकीय पारिस्थितिकी है, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी है। या ऐसे मान लो कार्यकी से संबंधित होती है और उस कार्यकीय पारिस्थितिकी के कारण जो जीव होते हैं वो जीव जीवित बने रहने के लिए और जनन के लिए
अपने आप को बच्चों क्या कर लेते हैं, अनुकूलित कर लेते हैं। किसके द्वारा, अपनी फिजियोलॉजी के द्वारा, कारिकी के द्वारा। तो आपको यही ध्यान रखना है साहब, जीव के स्तर पर अगर बात होएगी ना, तो जीव के स्तर पर तो इकोलॉजी फिजियोलॉजी से जुड़ी हुई है, और जीवित बने रहने के लिए और जनन करने के लिए वो वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है ऑर्गेनिज्म। अब ध्यान देंगे बच्चों, देखो अब आगे समझो इंपॉर्टेंट चीज, क्या क्या बातें बताई गई है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूर्णन, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव, ध्यान से समझेंगे, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूर्णन, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव। नंबर 3, तापमान की तीव्रता व अवधि, तापमान की तीव्रता व अवधि, इन सब की वजह से होते हैं बच्चों वार्षिक परिवर्तन, एनुअल चेंजेज। और उन वार्षिक परिवर्तनों के कारण बनती है क्या, विभिन्न ऋतुएं। उन वार्षिक परिवर्तनों के कारण क्या बनती है बच्चों, विभिन्न ऋतुएं बनती है। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, ये वार्षिक परिवर्तन, एनुअल चेंजेज, ये वार्षिक परिवर्तन किस वजह से हो रहे हैं वो मैंने आपको समझा दिया। तो वार्षिक परिवर्तन व वर्षण के कारण, प्रेसिपिटेशन, वर्षण, वर्षण के अंदर बच्चों रेन, बरसात व हिमपात, बर्फबारी, दोनों को शामिल किया गया है। तो वार्षिक परिवर्तन व वर्षण, इन दोनों के कारण, इन दोनों के कारण बच्चों क्या होता है, अलग अलग जीवों का निर्माण होता है। समझ में आ रही बात, इन वार्षिक परिवर्तनों के कारण और वर्षण के कारण। वर्षण में अच्छी तरह से ध्यान रखना, बरसात और हिमपात, रेन फॉल और स्नोफॉल, दोनों को शामिल किया गया है। इनसे मिलकर अलग अलग जीवों का निर्माण होता है। जैसे कुछ जीवों के आपको मैं उदाहरण बताऊं बच्चों, एग्जाम्पल देखो, लाइक टुंड्रा, टेगा, शीतोष्ण वन, घास के मैदान, मरुस्थल, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, ये सब टुंड्रा, टेगा, शीतोष्ण वन, घास के मैदान, मरुस्थल, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, ये सब बच्चों अपन किसके उदाहरण मान सकते हैं, बायोम के उदाहरण मान सकते हैं। अब अच्छी तरह से आप क्वेश्चन को समझ लो, अलग अलग बायोम या जीवोम बनने का कारण क्या है, तो आपका आंसर होगा वार्षिक परिवर्तन व वर्षण। अब वार्षिक परिवर्तन व वर्षण, भाई वार्षिक परिवर्तन कैसे हुए, तो ये चीजें आपको बतानी है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूर्णन, अपने अक्ष पर झुका हुआ होना, तापमान की अलग अलग तीव्रता, तापमान की अवधि, इन सब की वजह से परिवर्तन होते हैं। परिवर्तनों के साथ में जब वर्षण और मिल जाए तो फिर बनते हैं अलग अलग जीवोम, और ये हो जाएंगे बच्चों जीवोमों के उदाहरण। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब बच्चों आप अपनी एनसीईआरटी वाली बुक को ध्यान से पढ़ेंगे। क्लियर, उस बुक के अंदर एक ग्राफ दिया हुआ है और उस ग्राफ में ये दोनों चीजें बताई गई है। मान लो एक पैमाने पर तो जैसे दिया हुआ है तापमान में परिवर्तन, साहब तापमान कितना है, और एक पैमाने पर दिया हुआ है वर्षण, और फिर अलग अलग क्या बताए गए हैं, बायोम बताए। तो ज्यादा भी नहीं तो बच्चों अपने एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया हुआ है, जो ग्राफ दिया हुआ है, उस ग्राफ में जो भी बायोम अपने को बताए गए हैं
उन बायोमों का एक मतलब तापमान कि साहब औसतन कितना रहता है और औसतन वर्षा कितनी होती है उन बायोमों में, ये कम से कम आपको एक बात ध्यान रखनी है। और फिर बाकी इन अलग अलग बायोमों के बारे में अपने को ज़्यादा विस्तार से नहीं पढ़ना है। कौन सा बायोम कहाँ पर स्थित है, वहाँ पर कैसी वनस्पति है, कैसे जीव जंतु होते हैं, इन पर अपने को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। याद रखने वाली चीज़ क्या है, बायोम क्या होता है, पहली बात। अलग अलग बायोम कैसे बनते हैं, दूसरी बात। तीसरी बात, अपनी बुक में जो बायोम के उदाहरण दिए गए हैं उन बायोमों में औसत तापमान और औसत वर्षण क्या है वो अपने को याद रखना है। क्लियर। अब अपन जीव को प्रभावित करने वाले पर्यावरण के घटकों की बात करें। भाई जीव है, एक भौतिक वातावरण में रह रहा है और वो भौतिक वातावरण उसको प्रभावित कर रहा है, वो उस पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है, तो उस वातावरण के घटकों की बात अपने को करनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले बच्चों एक दो सिंपल डेफिनेशन मान लो या कंसेप्ट मान लो, जैसे आवास क्या है, निकेत क्या है, इन दोनों तीनों चीजों के बारे में अपन और बात करते हैं। उसके बाद अपन पर्यावरणीय कारकों पर चलेंगे। देखो बच्चों, जैसे एक सिंपल सी छोटी सी चीज मैं आपको समझाता हूं, आवास। आवास या हैबिटेट। अब आपको थोड़ा सा आवास के बारे में आना चाहिए कि साहब आवास होता क्या है। तो कैसे परिभाषित कर सकते हैं, वह स्थान जहां पर जीव निवास करते हैं। वह स्थान जहां पर जीव निवास करते हैं, जीव रहते हैं, उसी को अपन बच्चों क्या कहते हैं, आवास कहते हैं। और प्रत्येक आवास की अपनी क्या होती है, भौतिक संरचना होती है, फिजिकल स्ट्रक्चर होती है कि साहब इसमें ये कारक ऐसे हैं, इतना पानी है, इतनी बारिश है, इतना टेम्परेचर है, वो सब चीजें आवासों में पाई जाती। अब आगे ध्यान दो, एक ही आवास में अनेक निकेत प्रेजेंट हो सकते हैं। एक ही आवास में अनेक निकेत प्रेजेंट हो सकते हैं। और जब अनेक निकेत प्रेजेंट होंगे मतलब एक आवास कई जातियों को सपोर्ट करता है, मतलब एक आवास में कई सारी जातियां पाई जा सकती है। अब देखो आगे बढ़ो, अगर अपन बात करते हैं जीवोम की, तो अपन जानते हैं जीवोम जो है एक बड़ी क्षेत्रीय इकाई होती है, हजारों लाखों वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्र होता है जीवोम। जीवोम में भी क्या पाई जाती है बच्चों, क्षेत्रीय व स्थानीय विभिन्नताएं पाई जाती है। जीवोम में क्या पाई जाती है, क्षेत्रीय व स्थानीय विभिन्नताएं पाई जाती है। और क्षेत्रीय और स्थानीय विभिन्नताओं के कारण जीवों में क्या पाए जाते हैं, अनेक आवास पाए जाते हैं। अब अपने को ये नहीं सोचना चाहिए कि साहब सर ने बता दिया वह स्थान जहां पर जीव निवास करते हैं वो स्थान आवास होता है, तो अपने को सिंपल ही नहीं सोचने कि साहब सिंपल आवास है, ऐसे कोई मान लो जंगल है, घर है, पेड़ है, पानी है, इसमें जीव जंतु रह रहे हैं, तो अपने को ऐसे ही नहीं सोचना है। ये तो नॉर्मल चीजें हो गई। बहुत सारे ऐसे आवास भी है जहां पर अपन जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। महासागरों में बहुत ज्यादा गहराई में ध्रुवीय स्थायी तुषार भूमि, ध्रुवीय क्षेत्र जहां पर परमानेंट बर्फ जमी रहती है, कहीं दूर दूर तक कोई जीव जंतु देखने को नहीं मिलते, वहां पर भी कुछ जीव पाए जाते हैं। झुलसते मरुस्थल जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, इवन अपनी आंत के अंदर गर्म पानी के झरनों के अंदर, तो जहां पर अपन कल्पना नहीं कर सकते कि यार यहां पर भी कोई जीव जंतु हो सकते हैं क्या, वहां पर भी बच्चों
जीव जंतु पाए जाते। तो इस प्रकार के आवास भी अपने को अपनी इस प्रकृति में देखने को मिलते हैं। क्लियर? ये तो बात हो गई बच्चों किसकी? आवास की। अब एक सिंपल सी डेफिनेशन और समझो जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो है बच्चों निके या निकेत। निके या निकेत। अब बच्चों ये निके या निकेत क्या होता है तो ध्यान से समझेंगे। किसी पारितंत्र में या मान लो किसी आवास में, किसी पारितंत्र में या किसी आवास में किसी जाति की क्रियात्मक भूमिका या उसका क्रियात्मक पता या उसका व्यवसाय, फंक्शनल रोल, फंक्शनल एड्रेस या उसका ऑक्यूपेशन। साहब वो जाति काम क्या करती है, वो है क्या पारितंत्र में? कोई वो अपघटक है कि कोई वो उत्पादक है कि वो कोई उपभोक्ता है तो कौन सा है? तो हर जीव का एक पारितंत्र में एक विशेष रोल होता है जिसके अकॉर्डिंग वो अपना काम करता है। तो बच्चों जो निकेत होता है वो पारितंत्र या आवास में किसी जाति की क्रियात्मक भूमिका या उसके व्यवसाय या उसके कार्य को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब देखो क्या क्या चीजें बता सकता है निकेत, तो ध्यान देंगे। निकेत जो है वो किसी जीव की या जाति की सहनशीलता को बताता है कि साहब वो कौन कौन सी परिस्थितियों को टॉलरेट कर सकता है, सहन कर सकता है ना। संसाधनों के उपभोग या उपयोग, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन, संसाधनों का उपभोग या उपयोग वो कैसे करता है उस चीज को ये बताता है। और साथ ही साथ में पारितंत्र में जीव का या उस जाति का कार्य क्या है। तो बच्चों इन सब चीजों को निकेत प्रदर्शित करता है। नहीं बेटी बात समझ में, एक पर्टिकुलर रोल उसका क्या काम है, वो प्रकृति में पारितंत्र में क्या भूमिका निभा रहा है, कैसी परिस्थितियों को सहन कर रहा है, कैसे संसाधनों का वो उपयोग कर रहा है, ये कलेक्टिवली सब चीजें किसको प्रदर्शित करती है बच्चों? उसके निकेत को प्रदर्शित करती है। अब अपन यहां पर ध्यान देंगे, ध्यान से समझना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। एक निकेत में केवल एक ही जाति रह सकती है। एक निकेत में केवल एक ही जाति रह सकती है, अर्थात एक निकेत में दो जातियां नहीं पाई जाती है। हर जाति का अपना अलग क्या है? निकेत है। तो एक निकेत में लंबे समय के लिए दो अलग अलग जातियां साथ साथ नहीं रह सकती। इसका मतलब ये तो अपन ने बता दिया कि साहब आवास में कई सारी जातियां होती, इसका मतलब एक आवास के अंदर कई सारे निकेत भी होते हैं। एक आवास के अंदर कई सारे निकेत भी होते हैं। एक छोटी सी परिभाषा पर आप और ध्यान दो बच्चों, इकोलॉजिकल इक्विवेलेंस या पारिस्थितिकीय समतुल्य, इक्वल किसके अनुसार? पारिस्थितिकी के अनुसार। इक्वल किसको माना गया? तो ध्यान देंगे, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में पाई जाने वाली
भिन्न भिन्न जातियां, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में पाई जाने वाली भिन्न भिन्न जातियां जिनका निकेत समान होता है। देखो इसमें बहुत गहराई की बात है बच्चों। भौगोलिक क्षेत्र अलग अलग है, जातियां अलग अलग है, लेकिन ये चीजें क्या हैं? लगभग सेम है। और ये चीजें लगभग सेम है, इसका मतलब उनका निकेत क्या है? समान है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, ध्यान दो बच्चों। आर्कटिक फॉक्स, आर्कटिक फॉक्स एंड अफ्रीकन जैकाल, नहीं, आर्कटिक क्षेत्र की लोमड़ी फॉक्स और अफ्रीकन जैकाल है, जैकाल जैसे सियार भेड़िया। तो आर्कटिक क्षेत्र में पाई जाने वाली फॉक्स और अफ्रीकन क्षेत्र में मिलने वाला जैकल, दोनों ही बच्चों क्या हैं? ये अपमार्जक हैं, स्कैवेंजर हैं। कोई ऐसे सड़ी गली मरी हुई चीजें होती है, उनको खाकर साफ सफाई कर देने वाले। तो बच्चों नेचर में इन दोनों का रोल, ये क्रियात्मक भूमिका, क्रियात्मक पता क्या हो गया? समान हो गया। बताओ भौगोलिक क्षेत्र अलग अलग है कि नहीं? आर्कटिक फॉक्स, आर्कटिक क्षेत्र, अफ्रीकन है, जाति भी अलग अलग है, लेकिन काम क्या है? समान है। ऐसे ही ध्यान दे बच्चों, दूसरा एग्जाम्पल देखो। ग्रेजर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले चारण पशु, चरने वाले पशु, एंड कंगारू ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में मिलने वाला कंगारू। तो बच्चों नॉर्थ या उत्तरी अमेरिका के चारण पशु और ऑस्ट्रेलिया का कंगारू, ये आपस में दोनों क्या हैं? इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स हैं। कारण क्योंकि दोनों का ही निकेत समान है, दोनों का रोल समान है। तो ये बच्चों कुछ बात हो गई आवास और निकेत की। अब आगे आप ध्यान दो, अगर अपन बात करें एनवायरमेंटल फैक्टर्स, भाई जीव और उसका भौतिक पर्यावरण, इन्हीं का तो संबंध अपने को देखना है। तो अगर अपन बात करें एनवायरमेंटल फैक्टर की, तो वे सभी वातावरणीय कारक, ध्यान से समझना, वे सभी वातावरणीय कारक जो प्रत्यक्ष डायरेक्ट या अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट रूप से जीवों की संरचना, उनकी क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं, पर्यावरणीय कारक कहलाते हैं। अब वो पर्यावरणीय कारक कोई दूसरा जीव भी हो सकता है, मतलब जैविक कारक भी हो सकता है, या फिर वो एबायोटिक भी हो सकता है, लाइक टेम्परेचर, लाइट, वाटर, सोइल, ये सब चीजें भी हो सकती है। इसका मतलब पर्यावरणीय जो कारक है या जीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारक हैं, वो बायोटिक भी हो सकते हैं, एबायोटिक भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों अपन बात करेंगे एबायोटिक फैक्टर्स की, अजैविक कारकों की, कौन कौन से हैं, मुख्य कौन से हैं, कैसे प्रभावित करते हैं, उन कारकों के अगेंस्ट जीव क्या रेस्पॉन्स देता है। एक सेक्शन में तो अपन ये सब चीजें पढ़ेंगे और फिर आगे अपन पढ़ेंगे समष्टि और उनकी पारस्परिक क्रिया। तो शुरू में तो ऐसे मान लो बच्चों स्टोरी चलेगी ऑर्गेनिज्म के लेवल पे, और आगे फिर कहानी चलेगी पॉपुलेशन के लेवल पे। ये सब चीजें अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।